जय श्री राम दोस्तों, स्पिरिचुअल ज्ञान हिंदी कहानी में आप सभी का दिल से स्वागत है। आज की कहानी है स्वार्थी रिश्ते। रोज रोज के ताने और उल्हाने भरी बातें सुन सुनकर बेचारी बुढ़ापे की दहलीज पर पांव रखी गंगा जी का शरीर सूख कर कांटा हुए जा रहा था। वह हमेशा इसी गम में डूबी रहती थी कि इस बदनसीब माँ की किस्मत ही खराब है। तभी बहू के चिल्लाने की आवाज़ से वह अपनी सोच की चेतना से बाहर आई। पूरा दिन कुछ काम धंधा तो है नहीं, बस बैठे बैठे मुफ्त की रोटियां ही तोड़ती रहती हो। कम से कम इतना तो काम कर लिया करो कि खाते वक्त यह ना लगे कि मैं हराम की खा रही हूँ। गंगा जी की बहू ने उनके हाथों से रोटी छीनते हुए कहा, देख नहीं रही है तीनों बाथरूम कितने गंदे पड़े हैं, पहले उन्हें साफ करके आ, उसके बाद कुछ खाना। गंगा जी बहू की तरफ नम आंखों से देखती हुई बोली, बेटा मैंने कल रात को भी कुछ नहीं खाया था, मेरी तबीयत खराब थी इसलिए बहुत भूख लग रही है। थोड़ा पहले कुछ खा लो फिर सारा काम कर दूंगी, तुम बस बताती रहना। इतने में उनकी बहू चिल्लाते हुए बोली, बताती रहना क्या मतलब है? मैं क्या पूरे दिन तेरी तरह खाली पड़ी रहूंगी घर में? अरे ये बड़ी बड़ी आंखें क्या मुझे दिखाने के लिए दी है भगवान ने? खुद नहीं देख सकती कि क्या क्या काम पड़ा हुआ है घर में? पहले सारा काम खत्म करना फिर कुछ खाने का सोचना। इतना कहकर अपने कमरे से पर्स और मोबाइल लेकर बड़बड़ाते हुए निकली। पूरा दिन कुछ करना धरना तो है नहीं और खाने के नाम पर देखो पूरा घर के आधा राशन खत्म कर देती है। संगीता के जाने के बाद गंगा जी ने घर के सबसे पहले तीनों बाथरूम साफ किए। फिर पूरे घर में झाड़ू पोछा लगाने के बाद किचन में पड़े हुए सारे बर्तन साफ कर कर रख दिए। बस कपड़े सुखाना बाकी रह गया था। उन्हें भूख इतनी जोरों की लगी थी कि उनसे रहा नहीं गया। उन्होंने सोचा बहू जब तक आएगी तब तक तो सारा काम हो ही जाएगा, मैं कह दूंगी पहले काम किया था फिर कुछ खाया था। यह सोचकर वह धुले हुए कपड़े बाल्टी में रखकर किचन में गई। देखा तो किचन में खाने को कुछ नहीं था। वह रोटी जो उनके हाथों से छीनी थी वह भी वह गाय के सामने डालकर चली गई थी। गंगा जी को भूख भी तेज लग रही थी। उन्होंने किचन में ढूंढा तो उन्हें खाने को कुछ नहीं मिला। वैसे तो गंगा जी खुद भी कुछ बनाकर खा सकती थी, लेकिन संगीता हमेशा किचन की अलमारियों पर ताला लगाकर रखती थी। फिर गंगा जी की नज़र फ्रिज के ऊपर रखी हुई ब्रेड के पैकेट पर गई, जिसे उठाकर देखा तो उसमें सूखी हुई एक ही ब्रेड थी और उसमें से भी कुछ गंदी सी बदबू आ रही थी। पर भूख के आगे कुछ दिखाई नहीं दिया और उस सूखी हुई ब्रेड को पानी में भिगो कर उन्होंने अपनी पेट की भूख को शांत किया और फिर से घर के काम करने लगी। घर के सारे काम निपटाकर बस कपड़ों को सुखाकर अंदर कमरे में जाकर बैठी ही थी कि तभी उनकी बहू तमतमाती हुई आई और गंगा जी के बाल खींचती हुई बोली, हराम का खाते खाते बुढ़िया अब तुझे चोरी करने की भी आदत हो गई है। गंगा जी कुछ समझ नहीं पाई। अपने बालों को बहू के हाथों से छुड़ाती हुई बोली, बहू ये क्या बदतमीजी है? ये तुम क्या बकवास कर रही हो? चोरी और मैं? देखो तो जरा मेरे पैसे चुराकर कितनी सीधी बन रही है। रुक बुढ़िया, आज तेरी अच्छे से खबर लेती हूँ। तू ऐसे नहीं सुधरेगी जब तक तू मुझे मेरे पैसे नहीं लौटा देगी ना। गंगा जी ने डरते हुए कहा, पर बहू मैंने क्या किया है? कौन से पैसे? कितने में उनकी बहू बड़ी बड़ी आंखें दिखाते हुए बोली, वही पैसे जो तूने मेरे पर्स से निकाले हैं। पूरे 2000 रुपये थे। अगर मुझे मेरे पैसे वापस नहीं दिए तो खाने को एक टुकड़ा भी नहीं दूंगी। अपनी बात कहकर वह अपने कमरे में चली गई और गंगा जी आंखों में आंसू लिए वहीं खड़ी की खड़ी रह गई। थोड़ी देर बाद जब अपनी चेतना से बाहर आई तो सामने अपने पति की तस्वीर देखकर खुद को रोक नहीं पाई और अपनी पुरानी यादों में खो गई और अधिक पीड़ा का अनुभव कर रही थी। उनकी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। वह तस्वीर को निहारती हुई बोली, आप मुझे अकेला छोड़कर क्यों चले गए? किसके सहारे जीऊँ मैं? मेरे जीने की कोई वजह मुझे नज़र नहीं आती। काश ईश्वर ने मुझे भी अपने पास बुला लिया होता। इतना कहकर गंगा जी अपने पति की तस्वीर को सीने से लगाए रोते रोते ही सो गई।
जब उनकी आंखें खुली तब तक शाम हो चुकी थी। गंगा जी ने देखा अभी तक बहू ने खाने को कुछ नहीं बनाया था। उन्हें खाना खाए हुए 24 घंटे से ज़्यादा बीत चुके थे। थोड़ी देर बाद जब वह बाहर बरामदे में आई तो देखा बहू ने खाना बना लिया था। उन्होंने खाना मांगा तो उसने साफ मना कर दिया और कहा, जब तक मेरे पैसे मुझे नहीं मिलते तब तक तुझे रोटी का एक टुकड़ा तक नहीं दूंगी। उन्होंने कहा कि बहू, वह पैसे मैंने नहीं लिए हैं, पर उसने एक ना सुनी और वहाँ से चली गई। वह कभी कभी तो सोचती थी कि मैं ये सब बातें अपने बेटे विकास को बता देती हूँ। फिर सोचती, अगर विकास को ये सब पता चला तो पता नहीं क्या करेगा। यही सोचकर वो हमेशा रुक जाया करती थी कि मेरा क्या है, कुछ दिन की मेहमान हूँ, क्या पता ईश्वर के घर से कब बुलावा आ जाए, फिर मैं अपने बेटे के परिवार के टूटने का कारण कैसे बन सकती हूँ। रात होते ही बेटा ऑफिस से जब घर वापस आया तो अपनी माँ को देखकर बोला, माँ क्या हुआ, आपकी तबीयत ठीक नहीं है क्या? आप इतनी कमज़ोर क्यों लग रही हो और आपका चेहरा भी पीला पड़ा हुआ है। बेटा, वह मैंने कल रात से। इतने में बहू आ गई और बोली, अरे आप आ गए, आप बिल्कुल भी माँ जी की चिंता मत करिए, मैं हूँ ना। भूख के कारण अपने बेटे से कुछ कह नहीं सकी और बोली, बेटा मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम जाओ खाना खाकर आराम कर लो, मैं भी सोने जाती हूँ। बेटा कुछ सोचता इससे पहले ही संगीता बोली, आप हाथ मुँह धोकर आओ, मैं खाना लगा देती हूँ। विकास हाथ मुँह धोकर आया और जैसे ही खाना खाने बैठा उसने कहा, सुनो, माँ की तबीयत खराब है क्या? वह बोली, नहीं तो, शाम को ही तो पार्क से आई हैं, बच्चों के साथ आज कुछ ज़्यादा ही भाग दौड़ कर ली होगी, बुढ़ापे का शरीर है इसलिए थक गई होंगी। अच्छा, माँ ने खाना खाया? मैं गला खराशते हुए बोली, हाँ, शाम को पार्क से आते ही खा लिया था। अब वह खा पी कर आराम से सो गई। उधर गंगा जी का भूख से बुरा हाल था। तब याद आया कि बचपन में वह गरीब बच्चों की कहानी विकास को सुनाती थी, जिनके पास खाने को रोटी तक नहीं होती थी, तो वह बच्चे पेट पर कपड़ा बांधकर सो जाते थे। इससे उन्हें भूख का एहसास नहीं होता था। गंगा जी ने अलमारी से अपने पति का गमछा निकालकर उसे भिगोकर पेट से बांध लिया था और देर रात करवटें बदलते बदलते ही सो गई। सुबह जागी तो उनसे उठा ना गया। कमजोरी के कारण उन्हें बहुत चक्कर आ रहे थे, फिर भी वे किसी तरह हिम्मत जताकर उठी और झाड़ू बर्तन करने लगी। विकास को आज किसी मीटिंग में जाना था, इसलिए सुबह जल्दी ही उठ गया। वह गंगा जी को काम करते हुए देखा तो बोला, माँ, यह आप काम क्यों कर रही हो? आप यह सब काम छोड़िए और आराम कीजिए। अब आपकी ये उम्र काम करने की नहीं है, बल्कि आराम करने की है, और यह सब काम संगीता कर लेगी। विकास के सामने वह कुछ कह ना सकती थी, तो वह बोली, हाँ माँ जी, आप आराम कीजिए, ये सारे काम मैं कर लूँगी। फिर बहू धीरे से गंगा जी के पास जाकर बोली, बहुत दिखावा कर रही है, अभी तेरी अकल ठिकाने नहीं आई है लगता है, आज भी भूखा ही मरना है। इतने में विकास बोला, अच्छा सुनो, मेरे पास से 2000 रुपये ले लेना, कल मुझे ज़रूरत थी इसलिए मैंने तुम्हारे पर्स से लिए थे। गंगा जी ने भी यह सब सुन लिया और कहा, देखा बहू, मैंने कहा था ना, मैंने कोई पैसे नहीं लिए हैं। वह अपनी गलती को पूरी तरह से नज़रअंदाज करते हुए बोली, हाँ हाँ ठीक है, बना रही हूँ, अभी खा लेना, जितना ठूसना है ठूस लेना। एक दिन में ही ऐसे कर रही है जैसे प्राण निकल गए हों। अपनी इस जिल्लत भरी जिंदगी को केवल अपने बेटे के खातिर जिए जा रही थी, पर धीरे धीरे उनकी सहन शक्ति खत्म होती जा रही थी। बहू खाना बनाई तो विकास ने कहा, माँ आप भी नाश्ता कर लीजिए, संगीता ने बड़े ही टेस्टी आलू के पराठे बनाए हैं। गंगा जी की तरफ संगीता ने घूर कर देखा तो गंगा जी के बढ़ते हुए कदम वहीं रुक गए। विकास ने कहा, माँ आप वहीं क्यों रुक गईं? आइए ना, मेरे साथ बैठकर आप भी नाश्ता कर लीजिए। गंगा जी बोली, नहीं बेटा, तुम्हें तो जल्दी ऑफिस निकलना है, मेरा क्या है, मैं तो घर पर ही हूँ, तो बाद में आराम से खा लूँगी। विकास नहीं माना और जिद करके गंगा जी को अपने संग नाश्ता करने के लिए बिठा लिया और नाश्ता करने लगी। विकास को देर हो रही थी तो लंच पैक करवा कर वह निकल गया।
गंगा जी के सामने प्लेट में रखे आलू के पराठे उठाकर रात की बची हुई रोटी रखते हुए बोली, इन्हें खा लो। इतना नहीं मेरे पास बर्बाद करने के लिए कि इन्हें कचरे में डालूं, इससे अच्छा तुम ही खा लो। पराठे उठाकर वह रसोई घर में चली गई और गंगा जी आंखों में आंसू और दिल पर बोझ लिए बैठी रहीं। अब और सहन नहीं हो पा रहा था। उन्होंने अपने आंसू पोंछते हुए वह रोटी उठाई और एक कागज़ में उन रोटी को लपेटकर वह कमरे से चली गई। उधर संगीता अपनी मस्ती में मस्त थी। उसे तो कोई होश ही नहीं था। वह मज़े से अपनी सहेलियों के साथ किटी पार्टी में चली गई। जब वह घर वापस आई तब गंगा जी घर छोड़कर जा चुकी थी। उन्होंने किसी को कुछ नहीं बताया, बस अपने पति की तस्वीर ली और घर से निकल गईं। संगीता घर आते ही घर को गंदा देखकर चिल्लाने लगी, कहाँ मर गई बुढ़िया? अरे घर का जरा सा काम क्या बोल दो, वह भी नहीं किया जाता। जब उसे कोई उत्तर नहीं मिला तो उसने पूरे घर में देखा और घर में उसे कोई नहीं दिखा। वह कहने लगी, इतनी हिम्मत बढ़ गई इस बुढ़िया की कि मुझे बिना बताई ही चली गई। आने दो इसे, आज इसकी सारी हेकड़ी निकालती हूँ। अब धीरे धीरे शाम होने लगी थी और विकास वापस घर आने का समय हो गया था, लेकिन अभी तक गंगा जी का कुछ अता पता नहीं था। अब संगीता को डर लगने लगा था। डर इस बात का था कि अगर विकास के आने से पहले गंगा जी का पता ना चला तो विकास मुझसे पूछेगा, क्यों, उसकी माँ कहाँ है? वह क्या जवाब देगी जब वह कहेगा कि उसकी माँ कहाँ चली गई और क्यों चली गई? आखिर उन्हें यहाँ किस चीज़ की कमी थी? अब विकास किसी भी समय घर आने वाला था, लेकिन गंगा जी घर में थी ही नहीं और वह घर में आते ही सबसे पहले उनके कमरे में जाता है। संगीता को यह बात अच्छे से पता थी, जिसके कारण उसका मन और भी ज़्यादा घबरा रहा था और बिल्कुल वैसा ही हुआ जैसे संगीता सोच रही थी। विकास ऑफिस से आते ही अपनी माँ से मिलना चाहता था। जब वह बरामदे में नहीं मिली तो वह उनके कमरे में गया, लेकिन गंगा जी वहाँ भी नहीं थी। अब वह संगीता से पूछता है, संगीता, माँ कहाँ गई है? वैसे तो वो कहीं जाती नहीं है, पर आज कहीं गई है क्या? संगीता थोड़ी देर तो चुप रही, लेकिन फिर से विकास ने पूछा, संगीता, मैं कुछ पूछ रहा हूँ, माँ कहाँ है? संगीता डरते डरते बोली, मुझे नहीं पता कि माँ कहाँ है। विकास संगीता की तरफ घूरते हुए बोला, मुझे नहीं पता इसका क्या मतलब है? मैं आज अपनी सहेलियों के साथ किटी पार्टी में गई थी। विकास गुस्से में तमतमाते हुए बोला, क्या कहा तुम? और किटी पार्टी में? संगीता, एक चीज़ अच्छे से समझ लो, अगर आज मेरी माँ को कुछ भी हुआ तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। आगे जो भी होगा उसकी जिम्मेदार तुम खुद होगी। इतना कहकर वह अपनी माँ को ढूंढने के लिए निकल पड़ा। अपने पड़ोसियों से पूछा, लेकिन किसी को भी गंगा जी के बारे में कुछ नहीं पता था। लेकिन जब पड़ोसियों को गंगा जी के घर छोड़ने की बात पता चली तो उनसे चुप न रहा गया। उन्होंने विकास को बताया कि संगीता किस तरीके से अपनी बूढ़ी सास पर अत्याचार करती थी, जैसे उनसे घर का सारा काम करवाती, और तेरे जाने के बाद तो वह उन्हें कितनी गालियां भी सुनाती थी। दो दिन तक तो उन्हें खाने के लिए भी नहीं देती थी, और तो और भूख की वजह से कभी कभी तो वह अपने पेट पर कपड़ा बांध कर सोती। इतना करने के बाद भी जब उसका मन नहीं भरता था तो उनके बाल घसीटते हुए कितनी बार मारती थी। बेचारी अपने हाथ जोड़कर बहू के पैरों में गिड़गिड़ाकर अपनी जान की भीख मांगा करती थी बेचारी, और कितने दिन तक ऐसी बहू के अत्याचारों को सहन करती। इसलिए चली गई होंगी घर छोड़कर। यह सब सुनकर तो जैसे विकास के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसके रहते उसकी नाक के नीचे उसकी पत्नी उसकी माँ पर इतना अत्याचार कर रही थी और उसे भनक तक ना लगी। यह सब बातें सोचते सोचते वह अपनी माँ को ढूंढने निकल पड़ा। जब उसे उसकी माँ आसपास कहीं नहीं मिली तो उसने सोचा, अगर माँ गांव वापस जा रही होगी तो या रेलवे स्टेशन पर होगी या फिर बस स्टेशन पर। वह रेलवे स्टेशन गया पर उसे वहाँ कोई नहीं मिला। वह तुरंत अपनी गाड़ी बस स्टेशन की तरफ घुमा लिया। गाड़ी से उतरते ही दौड़ता हुआ बस स्टेशन पर गया और इधर उधर देखने लगा। तभी उसकी नज़र बेंच पर बैठी माँ पर पड़ी, जो कि अपनी साड़ी के पल्लू से अपने आंसुओं को पोंछती हुई वही रात की सूखी रोटियां खा रही थी जो उनकी बहू ने प्लेट में डाली थी, जो कि पूरी तरह से सूखी हुई थी, जिन्हें चबाने से ऐसा लगता था जैसे सारे दांत बाहर ही गिर जाएंगे। फिर भी भूखे पेट तो इंसान किबाड़ भी चबा ले। यह तो फिर भी रात की सूखी रोटी थी।
उनकी आंखों से आंसू लगातार बहे जा रहे थे। विकास ने उन्हें देखा और दौड़ता हुआ उनके पास गया और उन्हें गले लगाकर रोने लगा। मुझे माफ़ कर दो माँ, यह सब मेरी गलती है, सब मेरी वजह से हुआ है, मुझे सब पता चल गया। वह रोते रोते बोला, पर आपने मुझे कभी कुछ बताया क्यों नहीं? क्या आपको अपने बेटे पर भरोसा नहीं था? गंगा जी बोली, नहीं बेटा, ऐसा नहीं है, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, पर मैं अपने बेटे का परिवार तोड़ना नहीं चाहती थी। तुम्हारी खुशी मेरे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। विकास ने उन्हें चुप करते हुए कहा, माँ अपने घर चलिए। गंगा जी बोली, नहीं बेटा, मैं तुमसे नाराज़ नहीं हूँ, लेकिन मैं घर नहीं जा सकती। विकास किसी तरह अपनी माँ को समझा कर घर लेकर पहुँचा, जहाँ सामने ही संगीता खड़ी थी। उसके जुल्मों का आज अंत हो चुका था। विकास ने जैसे ही संगीता को देखा, उसका गुस्सा उसके काबू से बाहर हो गया और वह तेजी से संगीता के पास जाकर रुका। 3-4 थप्पड़ उसके गाल पर जड़ दिए और बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ के साथ ऐसा करने की? मैंने तुम्हें मेरे परिवार संभालने की जिम्मेदारी दी थी, पैसे उड़ाने और घर तबाह करने की नहीं। मेरे पापा के जाने के बाद मैंने तुझे बस इतना ही तो कहा था कि मेरी माँ का ध्यान रखना, पर तूने मेरी माँ के साथ इतना बुरा बर्ताव किया। अरे मांगती ही क्या थी तुझसे? सिर्फ 2 वक्त की रोटी? नहीं चाहिए मुझे ऐसी पत्नी जो मेरी माँ को माँ नहीं जानवर समझती हो। अरे 2 दिन अगर कोई जानवर भी हमारे साथ रह जाए तो हमें उससे भी लगाव हो जाता है, और यह तो मेरी माँ है। तुम्हारे हाथ नहीं कांपे मेरी माँ के साथ इस तरह का सलूक करने से पहले? छोड़ो, तुम जैसी औरत को समझाना भी बेकार है। तुम निकल जाओ अभी की अभी मेरे घर से। दोबारा कभी अपनी शकल मत दिखाना। मैं अपनी माँ का ध्यान और खुद का ध्यान रख सकता हूँ। संगीता उसके पैरों में रोने गिड़गिड़ाने लगी। मुझे माफ़ कर दो विकास, मैं आज के बाद ऐसी गलती नहीं करूँगी। मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, तुमसे प्यार करती हूँ। विकास उसे पैरों से उठाकर घर से बाहर फेंक दिया। गंगा जी ने बहुत कोशिश की विकास को समझाने की, पर वह बोला, देख बेशरम देख, इसे कहते हैं प्यार, जो तेरे इतने बुरे बर्ताव के बाद भी मेरी माँ तेरे साथ बुरा होते हुए नहीं देख पा रही है, और तू मुझसे प्यार का दावा करती है। अगर तू मुझसे प्यार करती तो मेरी माँ, जिससे मैं इतना प्यार करता हूँ, तू उनसे इतनी नफरत नहीं करती। संगीता को अपनी गलती का एहसास हो गया था। वह फूट फूट कर रोने लगी और बोली, माँ जी आप समझाओ ना विकास को, आज के बाद मैं कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगी। गंगा जी ने संगीता को उठाते हुए विकास को समझाया, बेटा घर की इज्जत घर में ही अच्छी लगती है, घर के बाहर नहीं। माफ़ कर दो इसे, और अगर इंसान को अपनी गलती का एहसास हो जाए तो उसे माफ़ कर देना चाहिए। अगर हम भी वही गलती करेंगे जो इसने की तो इसमें और हम में फ़र्क ही क्या रह जाएगा। और अब इस बुढ़ापे में मैं तुम्हारी गृहस्थी टूटते हुए नहीं देख पाऊंगी। विकास ने कुछ नहीं कहा और अपने कमरे में चला गया। गंगा जी ने संगीता को घर के अंदर बुलाया और कहा, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। फिर भी वह अपने कमरे में चली गई। जैसे ही सुबह हुई, उठते ही विकास ने देखा बरामदे में उसकी माँ बैठी है और चाय के साथ गर्मा गर्म आलू के पराठे खा रही है। वह उठा और तैयार होकर ऑफिस चला गया, पर अब वह लंच के समय भी घर आया करता था, यह देखने के लिए कि उसकी माँ ने सही से खाना खाया तो है या नहीं, या वो ठीक से है या नहीं। और रात को जब वह ऑफिस से घर लौटा तो देखा संगीता माँ जी के पैरों की मालिश कर रही थी। अब संगीता पूरी तरह बदल चुकी थी। गंगा जी की दवाई, गोली, कपड़े, उनका खाना पीना, हर चीज़ का ध्यान रखती थी। धीरे धीरे विकास ने भी उसके बदलते हुए बर्ताव को देखते हुए उसे माफ़ कर दिया और फिर से खुशी खुशी अपनी गृहस्थी आगे चलाने लगा। दोस्तों, विकास ने अपनी पत्नी को सबक सिखाया, वह सही था या गलत? अपनी राय हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ अपने फैमिली फ्रेंड में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और अगर अब तक लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए। पास में लगी घंटी को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे हम जब भी कोई नई कहानी डालें उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। फिर मिलेंगे। जय श्री राम।